प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नारायणलाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भिलवाड़ा। आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार BA पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के जुलाई माह में आयुक्तालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के पहले बिंदु राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत के बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। राजस्थान के तो पत्थर भी अपना इतिहास कहते हैं। यहाँ पुरातात्विक संपदा का अनमोल खजाना छिपा हुआ है। कहीं प्रागैतिहासिक शैलचित्र तो कहीं हड़प्पा पूर्व संस्कृति के अवशेष राजस्थान में अपनी कहानी खुद बयां करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला तथा चंबल नदी घाटी में ऐसे शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं जहाँ से प्रागैतिहासिक मनुष्य द्वारा काम में लिए गए पाषाण उपकरण, हड्डियों के अवशेष और अन्य पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है। कहीं शिलालेखों पर उत्कीर्ण शासकों का इतिहास मिलता है तो कहीं मृणमूर्तियों और मृद भांडों से लेकर धातु की प्रतिमाओं पर इतिहास लिखा हुआ मिलता है। कहीं प्राचीन सिक्के तो कहीं मंदिर, विशाल प्रसाद, अभेद्य दुर्ग, मूर्तियाँ, हवेलियाँ आदि अपने कलात्मक इतिहास को दर्शाती है। पुरातात्विक स्रोत सामग्री के साथ ही काव्य, कथा संग्रह, ख्यात, वंशावलियाँ, दानपत्र, प्रशासनिक दस्तावेज, बहियाँ, गजट, धार्मिक ग्रंथ, लोकगीत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी राजस्थान के इतिहास निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान के इतिहास लेखन में इतिहासकारों ने जिस सामग्री का प्रयोग किया है उसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरालेखीय स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम इसको पुनः कुल 6 भागों में डिवाइड करके इनका अध्ययन करेंगे, जैसे उत्खनन से प्राप्त सामग्री, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, स्मारक एवं मूर्तियाँ तथा चित्रकला। इन सबको हम पुरातात्विक स्रोतों में सम्मिलित करते हैं। उत्खनन से प्राप्त सामग्री में कालीबंगा, बागोर, आहड़, गणेश्वर, गिलुंड, सांबर, रेड, बेराट आदि की खुदाई से जो हमें अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे मृत भांडों के टुकड़े, अस्थियाँ, मुद्राएं, मकानों के अवशेष, सिक्के, मिट्टी की मूर्तियाँ आदि ऐतिहासिक युग से पहले के मानव की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस उत्खनित सामग्री से ऐतिहासिक काल का निर्धारण, धार्मिक विश्वास, सामाजिक आर्थिक जीवन व तत्कालीन मनुष्य की रुचि पर प्रकाश पड़ता है। हमारा इतिहास पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत दूसरा जो बिंदु है वो शिलालेख है। राजस्थान में मिले प्रारंभिक शिलालेख संस्कृत भाषा में हैं, जबकि मध्यकालीन शिलालेख संस्कृत, उर्दू, फारसी, राजस्थानी आदि भाषा में उत्कीर्ण करवाए गए। ये अभिलेख पाषाण पट्टिकाओं, स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मूर्तियों आदि पर उत्कीर्ण मिलते हैं। इन अभिलेखों से शासकों की वंशावलियाँ, उनका शासनकाल, उनके द्वारा दिए गए दान, उनके विजय अभियान, उनके द्वारा धारण की गई उपाधियाँ, शासकीय नियम, उपनियम, सामाजिक नियम व समसामयिक विशेष घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। अभिलेखों से सामंतों एवं प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा किए गए निर्माण कार्यों, वीर पुरुषों के यशोगान, सत्यों की महिमाएं आदि का भी ज्ञान होता है।
जिन शिलालेखों में केवल किसी विशेष शासक की उपलब्धियों का ही उल्लेख होता है उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। जैसे महाराणा कुंभा निर्मित कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति, महाराणा राज सिंह की राज प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति इत्यादि प्रमुख प्रशस्तियाँ हैं। यद्यपि शिलालेखों में कहीं कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी पाया जाता है, जिनकी पुष्टि हमें अन्य साधनों से करनी चाहिए। इन शिलालेखों में जो प्रमुख शिलालेख है उनका हम संक्षिप्त में उनको हम थोड़ा देखेंगे। जैसे गोशुंडी का शिलालेख है। यह शिलालेख चित्तौड़ से लगभग 7 मील दूर नगरी के पास गोशुंडी गांव से मिला है, जो कई शिलाखंडों में टूटा हुआ है। इस लेख की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इस लेख में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हमें संकर्षण और वासुदेव की पूजा की जानकारी मिलती है और अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन का हमें प्रमाण मिलता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो नानसा युग स्तंभ अभिलेख है। यह भिलवाड़ा जिले में गंगापुर कस्बे के पास नानसा गांव में एक तालाब में 12 फीट ऊंचे और 5.5 फीट गोलाई के स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इस लेख से पौराणिक युगों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है तथा उस समय के क्षत्रपों के राज्य विस्तार का भी पता हमें इस नानसा युग स्तंभ अभिलेख से मिलता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो मानमोरी का लेख है, जो चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट पर एक स्तंभ पर उत्कीर्ण था, जिसका पता कर्नल टोड ने लगाया और कर्नल टोड इसे इंग्लैंड ले जाना चाहता था, मगर भारी होने के कारण शायद उसने इसे समुद्र में फेंक दिया। मगर उसने इस लेख को अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान में प्रकाशित कर दिया है, जिससे इसके संबंध में जो जानकारी है वो हमें मिल जाती है। युद्ध में हाथियों के प्रयोग, शत्रुओं को कैद किए जाना तथा उनकी स्त्रियों की उचित देखभाल, राजाओं में सामुद्रिक नाविक की योग्यता होना आदि विशेषताओं का इसमें मानमोरी के लेख में उल्लेख मिलता है। मंडोर का शिलालेख 837 ईस्वी का है, जो किसी विष्णु मंदिर में लगा हुआ था, जिसे बाद में जोधपुर नगर के कोर्ट में लगा दिया गया। यह लेख मंडोर के प्रतिहार वंश की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रतिहार शासक माउक ने इसे उत्कीर्ण करवाया था। गठियाला का शिलालेख जोधपुर से 20 मील दूर उत्तर पश्चिम में गठियाला नामक स्थान पर मिला है। यह लेख संस्कृत भाषा में है। इस लेख में प्रतिहार शासक कुक्कुट को न्यायप्रिय, जनहित संपादनकर्ता, दुष्टों को दंड देने वाला, दीनों का रक्षक, वीर तथा साहसी शासक बताया गया है। जालोर का लेख जालोर में तोफखाना की इमारत के एक उत्तरी दीवार पर लगा है। यह 1118 ईस्वी का है, जो वर्तमान में जोधपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। इस लेख से जालोर के परमार शासकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। 1170 ईस्वी का बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया के पारसनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस लेख से हमें चौहान शासकों की वंशावली, चौहान शासकों के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस लेख में चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। साथ ही राजस्थान के कई प्राचीन स्थानों के नाम भी इसमें दिए गए हैं, जैसे जालोर का नाम जाबालीपुर, नाडोल का नाम नडुल, सांभर का नाम साकंबरी, दिल्ली का नाम दिल्लिका, श्रीमाल, बिन्नमाल का नाम श्रीमाल, मंडलगढ़ का नाम मंडलकर, बिजोलिया का नाम विंध्यवली, नागदा का नाम नागहद आदि मिलते हैं। इस बिजोलिया अभिलेख में धार्मिक भूमि अनुदानों को ढोली और ग्राम समूह की बड़ी इकाई को प्रतिगण कहा जाता था, इसका उल्लेख भी इसमें मिलता है।
इस प्रकार ये 12वीं शताब्दी के जनजीवन, धार्मिक व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था तथा राजनीतिक स्थिति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। आबू के नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति जो 1230 ईस्वी की है और नेमिनाथ मंदिर पर तेजपाल द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई है, जिसमें इस मंदिर की प्रतिष्ठा तथा आबू, मारवाड़, सिंध, मालवा तथा गुजरात पर शासन करने वाले परमार वंशी राजाओं की उपलब्धियों एवं वस्तुपाल व तेजपाल के वंशों का उल्लेख मिलता है। 1273 ईस्वी का चीरवा शिलालेख जो उदयपुर के निकट चीरवा गांव के मंदिर के बाहरी द्वार पर लगा हुआ है। इस लेख में गुहिल वंशीय शासकों बापा के वंशज पद्म सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह एवं समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसमें जैत्र सिंह के पराक्रम की प्रशंसा की गई है। इस लेख में एकलिंग जी के अधिष्ठाता पाशुपत योगियों मंदिर की व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। तत्कालीन ग्रामीण व्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक स्थिति पर भी ये लेख प्रकाश डालता है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख जो 1428 ईस्वी का है, यह लेख एकलिंगी से 26 मील दक्षिण पूर्व में श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर लगा हुआ है, जिसकी रचना योगीश्वर ने की थी और सूत्रधार फन्ना ने इसे उत्कीर्ण किया था। यह लेख मोकल के काल का है। इसमें हमें हमीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह और मोकल सिंह की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। इस लेख में मोकल द्वारा नागौर के शासक फिरोज खां और गुजरात के शासक अहमद को पराजित किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। 1439 ईस्वी की रणकपुर प्रशस्ति रणकपुर के चौमुखा मंदिर के एक स्तंभ पर लगे पत्थर पर उत्कीर्ण है। इस अभिलेख से हमें मेवाड़ के राजवंश श्रेष्ठी धरणक्षा और शिल्पी देपा के बारे में जानकारी मिलती है। इस लेख में बापा से लेकर कुंभा तक के मेवाड़ के शासकों का वर्णन हमें मिलता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की है। यह प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ की चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की अंतिम मंजिल की ताकों पर लगाई गई थी, किंतु अब केवल 2 ही शिलाएँ उपलब्ध है जिन पर प्रशस्ति है। इसमें बापा, हमीर, कुंभा आदि शासकों का वर्णन मिलता है। महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रशस्ति से हमें कुंभा द्वारा धारण की गई उपाधियों दानगुरु, राजगुरु और शैलगुरु का उल्लेख मिलता है और इस प्रशस्ति में कुंभा द्वारा लिखे गए ग्रंथ चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि का भी उल्लेख मिलता है। कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात की सेनाओं को परास्त करने का उल्लेख भी इस प्रशस्ति में मिलता है। इस प्रशस्ति की रचना महर्ष भट्ट द्वारा की गई। राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर के जूनागढ़ दूर के द्वार के एक पारस में लगी हुई है। ये महाराजा राय सिंह के समय की है। इस प्रशस्ति में बीकानेर दुर्ग के निर्माण एवं राव बीका से राय सिंह तक बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। जेता नामक जैन मुनि ने संस्कृत भाषा में इसकी रचना की थी। 1612 ईस्वी के आमेर के लेख में आमेर के कछवा वंश के इतिहास के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। 1652 की जगन्नाथ राय प्रशस्ति उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर के सभा मंडप में एक काले पत्थर पर खुदी हुई है। इस प्रशस्ति में बापा से लेकर सांगा तक के मेवाड़ के शासकों का वर्णन हमें मिलता है और हल्दी घाटी के युद्ध का भी इसमें उल्लेख हुआ है। भारत का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति राजसमंद जिले में कांकरोली कस्बे के पास राजनगर में राज समुद्र बांध की 9 चौकी पाल पर 25 शिलाओं पर संस्कृत पद्य में उत्कीर्ण है। ये देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। इसकी रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी। गजाधर, मुकुंद, अर्जुन, सुखदेव, केशव, सुंदर, लालो, लखो आदि कारीगरों ने इन्हें उत्कीर्ण किया था। प्रत्येक पाषाण पट्टिका के प्रारंभ में पद्यों में देव स्तुति दी गई है। उसके बाद मेवाड़ के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है। बापा, कुंभा, सांगा, प्रताप आदि के युद्धों एवं उपलब्धियों पर इस प्रशस्ति से अच्छा प्रकाश पड़ता है।
1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि का भी इसमें उल्लेख किया गया है। महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमुद्र झील के निर्माण एवं प्रतिष्ठा समारोह, उसके दान एवं सार्वजनिक कार्यों तथा विजयों पर भी यह लेख प्रकाश डालता है। यह प्रशस्ति 17वीं शताब्दी के मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। इसके अलावा मध्यकाल में फारसी भाषा के कुछ लेख मिले हैं, जिनसे भी राजस्थान के इतिहास पर कुछ प्रभाव पड़ता है, प्रकाश पड़ता है। ये लेख मस्जिदों, दरगाहों, कब्रों, सरायों, तालाबों, घाटों एवं चबूतरों पर पत्थर में उत्कीर्ण करके लगाए गए थे, जिनसे राजस्थान के मध्यकाल के इतिहास लेखन में सहायता मिलती है। फारसी भाषा का सबसे पुराना अभिलेख अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े के गुंबज की दीवार के पीछे लगा हुआ मिला है। ये लेख 1200 ईस्वी का है। इसमें अबू बकर नामक व्यक्ति का उल्लेख है, जिसने इस इमारत का निर्माण करवाया था। फारसी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण अभिलेख चित्तौड़ के धाइबी पीर की दरगाह का लेख है, जो 1325 ईस्वी का है। इसमें चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अंकित मिलता है हमें। पुष्कर के जहांगीरी महल का अभिलेख 1615 ईस्वी का है। इससे जहांगीर के मेवाड़ विजय और उसके द्वारा पुष्कर में राजप्रसाद बनाए जाने का वर्णन है। सैयद हुसैन की दरगाह का लेख, जामी मस्जिद का लेख, शाहाबाद का लेख इत्यादि प्रमुख फारसी अभिलेख है, जिनसे राजस्थान के इतिहास निर्माण में सहयोग मिलता है। शिलालेखों के बाद ताम्रपत्र भी इतिहास लेखन में सहयोग करते हैं। शासकों व सामंतों द्वारा इनाम, दान पुण्य, जागीर आदि अनुदानों को तांबे की चद्दरों पर खुदवाकर अनुदान प्राप्तकर्ता को दे दिया जाता था, जिसे वह अपने पास संभाल कर रखता था। ताम्रपत्रों पर अनुदान दिए जाने वाले शासक का नाम, अनुदान पाने वाले का नाम, अनुदान किस लिए दिया गया, अनुदान का विवरण, भूमि का नाम, समय आदि अंकित होता था, जिससे तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यक्ति विशेष के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कई बार ताम्रपत्रों से वंशक्रम को निर्धारित करने में सहायता मिलती है तथा शासन अधिकारियों के नामों को भी क्रमबद्ध करने में ताम्रपत्र सहायता देते हैं। भूमि की नाप के लिए बीघा तथा हल शब्दों का प्रयोग भूमि की किस्मों में पीवल, मंगरो, पड़त, गलत, हास, चरणोट, राखड़, बीड़ो, बाड़ी, कांकड़, तड़ाई, गोरमो आदि तथा खरीफ रबी की फसलों के लिए सियालू व उनालू शब्दों के प्रयोग की जानकारी हमें ताम्रपत्रों से प्राप्त होती है। महाराणा कुंभा के काल का करेड़ा गांव का ताम्रपत्र और हाड़ी रानी कर्मवती का जौहर में प्रवेश करते समय पूर्व का ताम्रपत्र महत्वपूर्ण है, जिसमें भूमि दान दिए जाने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्के भी इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं। सिक्कों से तत्कालीन समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। सिक्कों से शासकों की राजनीतिक शक्ति व प्रभाव क्षेत्र का पता चलता है। शासकों के कालक्रम व आर्थिक समृद्धि पर भी सिक्के प्रकाश डालते हैं। कम वजन वाले मिश्रित धातुओं और छोटे आकार के सिक्के राज्य की कमज़ोर आर्थिक स्थिति की ओर संकेत करते हैं। सिक्कों पर अंकित चिन्हों, मूर्तियों तथा नामोल्लेख से उस समय की धार्मिक स्थिति का पता चलता है। सिक्कों पर अंकित प्रतीकों से तत्कालीन समय की वेशभूषा तथा आभूषणों में लोगों की रुचियों पर भी प्रकाश पड़ता है। सिक्कों के आकार, सफाई, भद्दापन, समानता तथा स्पष्टता या अस्पष्टता से तत्कालीन कला की स्थिति का ज्ञान होता है। 1871 में कार्लाइल को नगर
उनियारा से 6000 मालव सिक्के मिले थे, जिससे मालव के शासन की समृद्धि का पता चलता है। रेड के उत्खनन से 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं, जो देश में एक स्थान से प्राप्त सबसे बड़ी निधि मानी जाती है। कैप्टन वेब ने 1893 ईस्वी में द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना नामक ग्रंथ लिखा, जो सिक्कों पर आज भी अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा कनिंगम, रेप्सन, विश्वेश्वरनाथ रेऊ व गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी राजपूताना की रियासतों के सिक्कों के पर काफ़ी शोध किया है। शिलालेखों साहित्यिक ग्रंथों में ध्रम और एला का स्वर्ण और चांदी की मुद्रा के रूप में उल्लेख मिलता है। रूपक, नानक, नाणा आदि शब्द भी सिक्कों के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। मेवाड़ में कुंभा के शासनकाल में सोने, चांदी व तांबे के गोल व चौकोर सिक्के प्रचलित थे। 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ में भी मुगलिया सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था। जोधपुर में विजयशाही सिक्कों का प्रचलन हुआ। जयपुर के सिक्कों को जाड़शाही कहा जाता था। मेवाड़ में चित्तौड़, भीलवाड़ा और उदयपुर की टकसाल में बने सिक्के चित्तौड़ी, भिलाड़ी और उदयपुरी कहलाते थे। सिक्कों से कला और शिल्प की उन्नति का या समृद्धि का पता भी चलता है। सिक्कों के बाद स्मारक एवं मूर्तियाँ भी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं, जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास लेखन में सहयोग करते हैं। राजस्थान के प्राचीन दुर्ग, मंदिर, स्तूप, भवन आदि उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को व्यक्त करते हैं। चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और तारागढ़ के दुर्ग इतिहास निर्माण के बोलते साक्ष्य है। इन दुर्गों में बने मंदिर, महल, जलाशय आदि तत्कालीन समाज एवं धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। देलवाड़ा एवं रणकपुर के जैन मंदिर, आमेर का जगत शिरोमणि का मंदिर, ओशिया का मंदिर, नागदा का सहस्त्रबाहु का मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर, चारदापाटन का सूर्य मंदिर तथा किराड़ू, बाड़ोली एवं पुष्कर के मंदिर धर्म एवं स्थापत्य कला के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन मंदिरों में प्रतिष्ठापित मूर्तियों के अध्ययन से हम तत्कालीन वेशभूषा, श्रृंगार के तरीके, आभूषण, विविध वाद्य यंत्र, नृत्य की मुद्राओं आदि के बारे में जानकारी हमें मिलती है। स्थापत्य एवं तक्षण कला के अध्ययन के लिए चित्तौड़ दुर्ग का कीर्ति स्तंभ महत्वपूर्ण है, तो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर मुगल राजपूत समन्वय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमारा अंतिम बिंदु है चित्रकला। राजस्थान में किलों, महलों, मंदिरों व हवेलियों में हमें विभिन्न चित्र मिलते हैं। जैसलमेर के जैन भंडार से प्राचीनतम सचित्र ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। 11वीं से 15वीं शताब्दी तक के सचित्र ग्रंथों में निशीथ चूर्णी, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चित्र, नेमिनाथ चरित्र, सुपार्श्व नाथ चरितम, गीत गोविंद आदि महत्वपूर्ण हैं। शासकों ने कई चित्रकारों को आश्रय दिया, जिन्होंने अपनी अपनी रुचि और शासकों की आज्ञानुसार चित्र बनाए, जिससे राजस्थान में विभिन्न चित्र शैलियों मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, आमेर इत्यादि का विकास हुआ। जैसे नाथद्वारा शैली में बने श्री कृष्ण के चित्र एवं प्रकृति चित्रण अत्यंत मनोहर और सजीव है। इसी प्रकार किशनगढ़ एवं मुंदी शैली का नारी श्रृंगार चित्रण तथा कोटा शैली के शिकार चित्र उल्लेखनीय हैं।
राजस्थान की चित्रकला का सांस्कृतिक इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार पुरातात्विक स्रोतों का हमने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हमने अभी उन पर चर्चा की है, जो कि हमें हमारे परीक्षा लेखन की दृष्टि से और कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ ही ये पुरातात्विक स्रोत राजस्थान के इतिहास निर्माण में जो भूमिका निभाते हैं उसका हमने संक्षिप्त विवेचन करने का प्रयास किया है।